हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो होगा कि एमटीएस में किस प्रकार का सवाल आ रहे हैं। दोस्तों, आधे आप एमटीएस देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, एमटीएस में हर एक जगह से भूगोल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिले, हर एक जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर के उतने हार्ड क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम्स जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में, 15 जनवरी 1784 में। अब दोस्तों, ये हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे भी है, तो उसकी स्थापना किसने किया था? मैकिन्टॉश ने। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1804 ईस्वी में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर है। लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मंडावी नदी, जुआरी नदी और सारावती नदी। दोस्तों, नर्मदा और तापी दो बड़ी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में, भारत की दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है। तो दोस्तों, हमारा इस सीरीज़ का उद्देश्य क्या है कि हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से जितना सारे हम तथ्य निकाल सकते हैं उसको पूरा उसी क्वेश्चन में देख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन भी होते जाएगा और जब हम नेक्स्ट बार क्वेश्चन जब देखने को मिलेगा तो हमें वो पूरा क्लियर हुआ रहेगा। जैसे आप इन सभी नदियों के बारे में अब थोड़ा थोड़ा इन सभी नदियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लूनी नदी। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। भारत की एकमात्र नदी जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और ये कच्छ किरण में, गुजरात के कच्छ किरण में गायब हो जाती। अब साबरमती नदी। दोस्तों, इसी नदी के किनारे अहमदाबाद, गुजरात का शहर अहमदाबाद स्थित है। महात्मा गांधी का जो आश्रम था वो यहीं था, अहमदाबाद में। अब माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। अब नर्मदा और तापी, ये दो बड़ी नदी हैं, इसके बारे में हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मांडावी और जुआरी, ये दोनों गोवा में बहने वाली नदी हैं। और जो गोवा की राजधानी पणजी है वो इसी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है, वो इसी के किनारे बसा हुआ है। सारावती नदी। अब सारावती नदी पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? जोगा और गारसप्पा, ये सारावती नदी पर है। तो दोस्तों, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो देख लीजिए एक ही क्वेश्चन से हमें कितना सारी जानकारियाँ हासिल हो गया। तो इसलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की जानकारी, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अब ये नर्मदा और तापी नदी है। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं भारत की ये दो बड़ी ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है, कौन सी नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती? कौन सी नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती? तो ये दो ऐसी नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर अरब सागर में। अब अरब सागर में ये दोनों कहाँ पर जल गिराती है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में, गुजरात के खंभात की खाड़ी में। अब नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में अलग से जानेंगे। जैसे नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक। अब नर्मदा नदी को दोस्तों एक रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, अब दोस्तों, अमरकंटक से ही देख लीजिए 3 नदियाँ निकलती। एक तो नर्मदा निकलती है, एक महानदी निकलती है जो कि उड़ीसा में बहती है, और एक सोन नदी मिलती है। सोन नदी जो गंगा से पटना में जाके मिलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अब दोस्तों, नर्मदा नदी पर ही
एक सरदार सरोवर डैम है। और इसी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ये हुआ नर्मदा नदी। तापी नदी दोस्तों, तापी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तापी नदी का सतपुड़ा पहाड़ी से। दोस्तों ये दोनों ऐसी नदियाँ जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अब रिफ्ट वैली से एक और नदी है जो कि भारत की एक और नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। उस नदी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। और इसी पर दोस्तों उकाई परियोजना, बहुत ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसकी। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर। तो एक क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसलिए इस सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घर्षण क्या है? घर्षण किस प्रकार का बल है? तो दोस्तों घर्षण घर्षण क्या है दोस्तों? दो मूविंग बॉडी के बीच लगने वाले एक विपरीत में दो सरफेस के बीच एक विपरीत में बल लगता है, उसी को घर्षण बल कहते हैं। अब घर्षण बल एक किस प्रकार का है? विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। घर्षण बल दोस्तों हमेशा गतिशील वस्तु पर लगती है और घर्षण बल एक कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत रत्न जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों भारत रत्न आया। अब भारत रत्न आया तो प्रथम बार भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में। अब भारत रत्न किस किस को पहली बार दिया गया था? राजगोपालाचारी को, राधे कृष्णन को और सीवी रमन को। इन तीनों को सबसे पहली बार दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, सीवी रमन के जन्म दिवस पर ही 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों भारत रत्न आया, ये तो हुआ सबसे पहले। अब वर्तमान समय में जिस चीज़ को मिला हुआ है, तो 2019 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। किस किस को? नानाजी देशमुख को दिया गया, भूपेन हजारिका को दिया गया और एक प्रणब मुखर्जी को दिया गया। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। भूपेन हजारिका ये असम के एक संगीतकार, और इसको नानाजी देशमुख को पब्लिक सेवा के क्षेत्र में दिया गया। अब भारत रत्न में दोस्तों एक वृक्ष का पत्ता होता है। वो किस वृक्ष की पत्ता होता है? तो दोस्तों भारत रत्न में पीपल के वृक्ष का पत्ता होता है। भारत का कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला हुआ है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला हुआ है। इन्होंने कितना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला हुआ है? 464। 200 टेस्ट मैच खेला हुआ है, 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला हुआ है, 463 ओडीआई खेला हुआ है, एक T20 खेला हुआ है। अब दोस्तों सचिन तेंदुलकर से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सचिन ने अपना पहला शतक लगाने के लिए कितना इनिंग लिया था? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देखिए सचिन से थोड़ा और जान लेते हैं कि सचिन ने टेस्ट किसके खिलाफ डेब्यू किया था? पाकिस्तान के खिलाफ। ओडीआई भी पाकिस्तान के खिलाफ, और जो एकमात्र T20 खेला था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। के तौर पर सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों एक प्लेयर के तौर पर सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप पेले ने जीता। पेले ने 1958, 1962 और 1972 के फीफा वर्ल्ड कप तीनों बार
ये खेल रहे थे इन तीनों में, और इसलिए सबसे ज़्यादा बार फीफा का टूर्नामेंट कोई खिलाड़ी जीता है तो वो है पेले। पेले किस देश के खिलाड़ी हैं? ब्राज़ील के खिलाड़ी। अब दोस्तों फीफा के बारे में आ गया। अब फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में, ज्यूरिख में है, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में। अच्छा, 2018 का जो फीफा हुआ था उसका विनर कौन था? 2018 का जो फीफा का विनर था वो फ्रांस था। अच्छा, अगला फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होने वाला है वो किस देश में होगा? कतर में होगा। अब दोस्तों ब्राज़ील एकमात्र ऐसा टीम है जिन्होंने फीफा के हर एक टूर्नामेंट को खेला हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा फीफा का जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है वो ब्राज़ील ने है। ब्राज़ील ने 5 बार फीफा का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। वर्तमान समय में कुछ जो फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं उसके बारे में उसके नाम जाने से, जैसे मेसी कहाँ के खिलाड़ी? मेसी दोस्तों अर्जेंटीना के खिलाड़ी। रोनाल्डो कहाँ के खिलाड़ी? पुर्तगाल के खिलाड़ी। नेमार कहाँ के खिलाड़ी? ब्राज़ील के खिलाड़ी। किलियन एम्बापे कहाँ के खिलाड़ी? फ्रांस के खिलाड़ी। एंटोनियो ग्रीजमैन कहाँ के खिलाड़ी? फ्रांस के खिलाड़ी। और हाल ही में दोस्तों डियागो माराडोना का निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नट पूजा कहाँ का लोक नृत्य है? नट पूजा दोस्तों आसाम का लोक नृत्य है। आसाम का लोक नृत्य। अब आसाम के फेमस लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। एक और है बागरुम्बा। ये बोडो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब दोस्तों असम का एक क्लासिकल डांस भी है। क्लासिकल डांस क्या है? सतारिया। अब क्लासिकल डांस आया दोस्तों। क्लासिकल डांस से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये हमेशा से कन्फ्यूजिंग रहता है, तो क्यों ना हम एक बार जितना सारे क्लासिकल डांस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे देश में कुल कितना क्लासिकल डांस है? 8। कितना? 8 क्लासिकल डांस। असम का एक सतारिया हुआ, एक मणिपुर का मणिपुरी हुआ, ओडिशा का एक ओडिसी हुआ। अब ये तीनों तो कन्फ्यूजन वाला नहीं है। कथक, यहाँ से कन्फ्यूजन चल रहा है। कथक कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है। अब मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों कहाँ का है? ये दोनों केरल का है। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। एक और है कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो कितना हुआ? सतारिया 1, मणिपुरी 2, ओडिसी 3, कथक 4, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो इतने सारे हैं क्लासिकल। दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो इन चारों को आप पूरा ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों ट्रिक कुछ काम नहीं करता है, आप ट्रिक के चक्कर में मत रहिए। ट्रिक आप जितना बार एक क्वेश्चन को पढ़िएगा बस वही एग्जाम में बना पाइएगा। याद करने का बस एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। तो मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के? केरला के। भरतनाट्यम तमिलनाडु के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के। और इसी तरह से क्या कीजिए, लिंक करके पढ़िए। आप इस तरह से पढ़ने ही के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम हमेशा से इसी प्रकार से वीडियो डालते रहेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत का जो भारत किस देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है चाइना के साथ सबसे बड़ा है, लेकिन चाइना के साथ नहीं सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ ही। अब दोस्तों बांग्लादेश क्या है? अब बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट हैं?
जो इसके साथ बाउंड्री साझा करते हैं, यानी कि सीमा साझा करते हैं, तो वो है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और एक त्रिपुरा। इसमें एक ही बात सिर्फ ध्यान रखना है कि नागालैंड और मणिपुर, ये दोनों, नागालैंड और मणिपुर ये दोनों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप 3-4 को ऑप्शन दे दिया गया, उसमें मणिपुर है, आप वहाँ मणिपुर और नागालैंड ये दोनों ध्यान में रखना। अब वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। अब दोस्तों ये 7 सिस्टर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उसकी राजधानी में भी दिक्कत होती है। तो एक बार हम राजधानी सबका देख लेते हैं। जैसे कि असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। अब मिजोरम का कहाँ है? आइजोल। त्रिपुरा का कहाँ है? अगरतला। एक है अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है? ईटानगर। ये नागालैंड का कहाँ है? कोहिमा। और मणिपुर का कहाँ है? मणिपुर का इम्फाल। सिक्किम का कहाँ है? गंगटोक। बहुत लोगों को तो आता होगा, बट बहुत लोगों को ये सब कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर, इन सब की राजधानी को भी आप एक बार अच्छा से देख लीजिए। मेघालय का कहाँ है? शिलोंग। मिजोरम का कहाँ है? आइजोल। त्रिपुरा का कहाँ है? अगरतला। अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है? ईटानगर। सिक्किम का कहाँ है? गंगटोक। और फिर जो नागालैंड का है वो कोहिमा, और जो मणिपुर का है वो है कि पद्म विभूषण से नवाजित छन्नूलाल मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छन्नूलाल एक संगीत के क्षेत्र से संबंधित एक संगीतकार, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। अब दोस्तों पद्म विभूषण, दूसरा सबसे प्रेस्टिजियस सम्मान, पहला कौन है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण। अब दोस्तों 2021 में जिसको पद्म विभूषण मिला उसका एक बार नाम देख लेते हैं। पद्म विभूषण। तो किसको मिला है? एसपी बालासुब्रमण्यम, ये भी एक संगीतकार थे। नरेंद्र सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर में उत्कृष्ट काम किया था। फिर बीबी लाल, शिंजो अबे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके। बीएम हेगड़े और वाहिदुल्ला खान और एक सुदर्शन साहू। तो इन सबको पद्म विभूषण 2021 का मिल चुका है। एसपी बालासुब्रमण्यम का, नरेंद्र सिंह कपानी का, बीबीएल को, शिंजो अबे को, बीएम हेगड़े को और वाहिदुल्ला खान, सुदर्शन साहू। दोस्तों ये सबको आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष। अब इस्तीफा से देख लेते हैं दोस्तों। इस्तीफा से क्वेश्चन हमेशा आता है और ये हमेशा से कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसको देता है इस्तीफा? देख लेते हैं कौन किसको देता है। प्रधानमंत्री किसको देता है?
राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति किसको देता है, किसी राज्य के राज्यपाल किसको देता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसको देता है, मुख्यमंत्री किसको देता है, देश के मुख्य न्यायाधीश किसको देता है, मुख्य न्यायाधीश किसको देता है। तो देख लेते हैं इन सब के बारे में। जैसे प्रधानमंत्री किसको देगा, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको देता है, ये दोनों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का नियुक्ति तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। अब वो राज्यपाल इसलिए अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है, अब मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री वो अपना इस्तीफा उस राज्य के गवर्नर को देगा। अब मुख्य न्यायाधीश का चयन तो राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसका जो त्यागपत्र है वो प्रेसिडेंट को देंगे। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको देता है, उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। और राज्यपाल किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री किसको देगा, गवर्नर को। मुख्य न्यायाधीश किसको देगा, प्रेसिडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।